बाबा जी के चरणों में वंदन करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इधर से चालू करें। आज का ये सत्र मैं प्रारंभ करती हूँ। और भी जो भाई बहन मेरी जागृति में सहायक हैं, पूरक हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अमरकंटक का परिवार जो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा, अम्बा बुआ और पूरे परिवार के सदस्य, अछोटी संस्थान जो मेरे लिए प्रेरणा रहा, और भी सारे परिवार जहाँ पर परिवार मूलक व्यवस्था के अनुसार वो जीने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और मेरे पूरे परिवार के सदस्य जो मेरे साथ हैं, जिन्होंने मुझे संबंध में जीने के लिए प्रेरणा दी, मेरी पूरकता में सहयोग प्रदान किया, उस सभी के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। गजानन भाई जहाँ भी हों, हमारे इस सत्र में आए। साईं खेड़ा से गजानन भाई। आज का हमारा सत्र है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। आज सुबह से हम न्याय के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था यानी क्या? बाबा जी का एक सूत्र था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये जो मानव समाज है, जो खंडित हो चुका है, वो इस खंडता से बचे और ये पूरी जाति, पूरा मानव समाज अखंडता को पाले। इसी का नाम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, ऐसा बाबा जी बताते थे। तो परिवार मूलक व्यवस्था में क्या है? परिवार मूलक व्यवस्था क्या है? परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था क्या है? परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का मतलब है ऐसा परिवार जहाँ 10 जागृत मानव हो, कम से कम जहाँ 10 जागृत मानव जीते हों, जहाँ वो न्याय को प्रमाणित करते हों, जहाँ वो संबंध को प्रमाणित करते हों, जहाँ वो पूर्णता को प्रमाणित करते हों। इसी संबंध में ऐसे जीने वाले पूरे परिवारों के साथ मैं बैठी हूँ। उसमें से कुछ लोग यहाँ हैं जो अपनी अपनी प्रस्तुति रखेंगे, जिसमें से मैं कानपुर से अभिषेक भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। वो कानपुर में एक पूरा परिवार बहुत सुंदर तरीके से अर्चना दीदी और गणेश भाई जी के सानिध्य में जी रहा है, जो न्याय को प्रमाणित कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं और किस तरह से सुंदर व्यवस्था के साथ वो जी रहे हैं, इसका पूरा प्रारूप अभिषेक भाई जी रखें। सबों को नमस्कार। कानपुर संस्थान में साथ साथ रहते हुए जीने के मुख्य कार्यक्रम को देखें तो मुख्य कार्यक्रम के रूप में समझ है। इस समझ से ही ये बात निकल के आती है कि सहअस्तित्व है ही, व्यवस्था है ही, संबंध है ही, ये सारी चीज़ें निश्चित हैं। तो ये सारी बातें जीने में स्थिर रहें, इसके साथ ही जो है संबंध को समझना, अपने में भाव को स्थिर रखना, ये हमारी एक एक की जिम्मेदारी है। उसके तहत ही जो है हम संबंध के निर्वाह के लिए, साथ साथ जीने के लिए जो है एक परिवार व्यवस्था में जीने का को तय करके उस पर उसका निर्वाह करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में साथ जीना हो रहा है। तो अभी भी देखते हैं तो जितने समय तक यह भाव स्थिर रहता है कि संबंध में जीना हमें हमारी जिम्मेदारी है, तो हम जो है
परस्परता में स्वयं के साथ भी आराम में उसको महसूस करते हैं और दूसरे के साथ भी परस्परता में बेहतर जी पाते हैं, जिसको कहते हैं कि हम न्यायोचित ढंग से जो है व्यवहार कर पा रहे हैं। तो इस अर्थ में ही जो है जीने के कार्यक्रम को मैं वहाँ पे देख पा रहा हूँ। जितने समय तक अपने में संशय रहता है, चुनाव के अनिर्णय की स्थिति रहती है, उतने समय में जो है हम भी उलझे रहते हैं और परस्परता में भी जो हमारा जीना होता है वो अनिश्चित रहता है। इस परेशानी को मैं अपने में भी देख पाता हूँ। तो मुख्य तो बात ये है कि अभी हम लोग जीते हुए इस बात को निश्चित करके चल रहे हैं कि जीना जो है हमारा, जो निर्वाह की स्थली के रूप में है, वह परिवार है, वो निश्चित है। वहाँ जीते हुए जो भी कमोबेश होगा उसको पूरा करने की जिम्मेदारी सबों की है। तो हम अपने में पूरा करें, परस्परता में सहयोग कर पाएँ, इसको लेके साथ साथ चल रहे हैं। और इस बात को जो है हर जगह ध्यान में रखते हुए, चाहे वो अपने समझ के लिए हो, दूसरे की समझ में सहयोग देने के लिए हो, दूसरे के साथ व्यवहार में पूरा पड़ने के लिए हो, परस्परता में व्यवहार में पूरा पड़ने के लिए हो, अपने में भाव स्थिर हो, दूसरे में उसका ध्यान जा पाए। इसके साथ ही जो भी समृद्धि के लिए कार्यक्रम निकलता है उसके लिए भी एक दूसरे के साथ सहयोग सहकार की भावना को आगे रखते हुए उसको सुनिश्चित करने के प्रयास में लगे हुए। इन सारी बातों को साथ में रख के चलते हैं तो ये दिखता है कि अभी भी परिवार के जो चुनाव की है, चुनाव जब तक नहीं होता है तो चुनाव करने के पहले जो है हम इनिशियल कंफर्टेबिलिटी के संदर्भ में अपनी अपनी मान्यता जो है, जो अपनी स्थिति है और आगे का जो अपने लिए हम कार्यक्रम देख पा रहे हैं, उस अर्थ में जो है हम इनिशियल कंफर्टेबिलिटी को या परिवार को चुनाव के रूप में देखने को देख पा रहे हैं। एक बार ये चुनाव निश्चित हो जाता है तब वहाँ से अपनी आगे की ओर गति ठीक हो पाती है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी के आधार पर उसको जीना शुरू करते हैं। तो जितनी चीज़ें तय हो पाती हैं, चाहे वो अपने अंदर हों, चाहे वो बाहर की ही चीज़ों को लेके हों, पहनने से लेके, खाने से लेके, आवश्यकताओं की चीज़ों को लेके, उसमें जितना वेरिएशन रहता है उतना हमारा समय कहीं न कहीं तो जाता ही रहता है। इन्हीं सारी चीज़ों को देख के देखते हैं तो परिवार में जो है जब तक संपर्क है तब तक तो एक विश्वास की बात को लेके चलते हैं, लेकिन जैसे ही संबंध की शुरुआत है, संबंध सुनिश्चित हो गया, परिवार में जीना सुनिश्चित हो गया, इस बात को जितना मैं अपने आप में देख पाता हूँ कि कृतज्ञता बनी रहती है, श्रेष्ठता की स्वीकृति बनी रहती है, उतना जो है मेरा अपने में जीने में आराम बना रहता है। और परस्परता में जो भी चीज़ों को तय करने की बात होती है वो सामूहिक रूप से ही होती है। उसके बावजूद भी हमारा आकलन ये होता ही है कि हमसे श्रेष्ठ हैं तो उनका जो है मार्गदर्शन बना रहे और उनका जो जिम्मेदारी है हमारे प्रति जीने के लिए उसको स्वीकार ही रहते हैं। इसके तहत ही जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है हमारी भी जो देखने की क्षमता होती है उसका विकास हो रहा है। और इस परिवार के तहत ही जो है इस बात को भी पहचान पा रहे हैं कि हम इसको स्वीकार पा रहे हैं और इसके स्वीकारने के तहत ही जो है हमारी पहचान भी उस परिवार के साथ है, तो उसको लेके भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ही जो है फिर आगे के लिए पूरे परिवार के लिए जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम से ही आगे की अपनी गति समझ में कितनी होगी, समझ के आधार पे जो है समाधान के आधार पे जो समृद्धि होगी, समृद्धि के लिए आवश्यकता की पहचान का होना, फिर उसका उत्पादन का होना, वो सारी चीज़ें जितना हमें चीज़ें समझ में आती हैं, आपस में जो जितनी हमारी पूरकता अपने में स्पष्ट होती है समझ के लेके, उतना हमारा जीने में जो है आगे चीज़ों का कार्यक्रम भी उतना ही स्मूथली चल पाता है। तो चुनौतियों को जो बात हो रही है, चुनौतियां कहीं भी जीने जाते हैं तो कमोबेश उतनी ही बनी रहती है। अवसर को भी देखें तो अवसर भी अपनी दृष्टि पे निर्भर करता है कि हमारे लिए अवसर जिस दिशा में हम जाना चाहें वो अवसर भी उपलब्धि होता है।
हम कितना उसका सदुपयोग कर पाते हैं इस पे निर्भर करता है। तो अगर हमारे कार्यक्रम में ये स्थिरता बनी रहती है कि हमको समझ के साथ, समाधान के साथ परिवार में जो है संबंध को सुनिश्चित करते हुए, परिवार की आवश्यकताओं का पहचान करते हुए उसका हम उत्पादन कर पाते हैं, तो हम जो है स्वयं भी आराम में रहते हैं, परस्परता में भी आराम में रह पाते हैं। और इसके साथ जो है हमारी जो पहचान परिवार के साथ और बड़े परिवार में छोटे समाज के साथ है, उसके प्रति भी अपनी भागीदारी को देख पाते हैं और उसके साथ जिम्मेदारी के साथ निर्वाह कर पाते हैं। तो उसी के तहत अभी हम लोग जो है उत्पादन के तौर पे खेती को कर रहे हैं। खेती में ही भी गोपालन भी है, तो कई जगह पे पूरा कर पा रहे हैं, कई जगह पे उसको सीखने समझने का कार्यक्रम चल रहा है। तो परिवार में उत्पादन को देखने जाएं तो मुझे ये लगता है कि बेसिकली हम लोग जो है मतलब उत्पादन की जो अपनी परंपरागत रही है उस परिवार से जो सीखने का काम हो सकता था ब्लड रिलेशनशिप के बेसिस पे, उससे सीखना नहीं हो पाया। अभी इस परिवार में अगर हम किसी उत्पादन की विधि को, किसी हुनर को सीख पाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन को हम काफ़ी सुलभता प्रदान कर सकते हैं और उनके हाथ में एक हुनर रहेगा जिसके बेसिस पे वो उसको अलग से सीखने के लिए अलग से समय लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस क्रम में अभी एक ज़्यादा अपने को मेहनत करने की आवश्यकता लग रही है, समय लग रहा है उसमें, लेकिन उसका एक उपकार है अपने लिए भी, अभी की आवश्यकता के तौर में भी, और भविष्य में भी जो है नेक्स्ट जनरेशन को उसको सरलता से अवसर के रूप में उपलब्ध करा पाएंगे। इस अर्थ में मैं उत्पादन और उसकी विधि को देख पा रहा हूँ। तो मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ। मैं फिर से वर्षा दीदी को आगे के संचालन के लिए प्रस्तावित करता हूँ। बहुत बढ़िया अभिषेक भाई जी, बहुत अच्छे से आप सब लोग जी रहे हैं। अब मैं सचिन भाई जी बुल्ढाना। सभी को नमस्कार। श्रद्धेय बाबा जी की तरफ बहुत सारी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति रखना चाहूँगा। साथ ही यहाँ पे उपस्थित सभी मित्रगण और परिवारजन, इनको प्रणाम करते हुए मैं मेरी प्रस्तुति यहाँ पे रखूँगा। जो विषय है परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था, तो कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आ रही है जैसे अपन सूचना लेने के बाद में कुछ परिवार समूह एकत्रित होकर इस चित्रण को लेकर एक जीने का प्रयास करते हैं। तो जीने के प्रयास में कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आ जाती है, जैसे हम अस्तित्व में देखते हैं 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक है निश्चितता, निरंतरता और अखंडता। अगर ये चीज़ें अस्तित्व में है, निश्चितता, निरंतरता और अखंडता, तो जिस परिवार समूह के साथ हम जी रहे हैं उसमें भी ये तीनों चीज़ें हैं। निश्चितता किस बात की? तो अपेक्षाओं की निश्चितता। निरंतरता किस बात की? तो आचरण की निरंतरता। और अखंडता किस बात की? तो प्रयोजन की अखंडता। अगर ये 3 चीज़ें एक परिवार समूह के रूप में सबके मानसिकता में स्थापित रहती है तो ये आगे की दिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। दूसरी चीज़ ये कि जब कुछ परिवार समूह एकत्रित होकर इस परिवार व्यवस्था की चित्रण को लेकर जीने के प्रयास में रहते हैं तो 3 चीज़ें और सामने आती है। एक है लक्ष्य साम्यता, कारण साम्यता और कार्यक्रम साम्यता। ये समूह जब एकत्रित रूप में आते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कार्यक्रम साम्यता को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम घटते रहते हैं और कार्यक्रम प्रधान बन जाता है और लक्ष्य छूट जाता है। तो कार्यक्रम जब महत्वपूर्ण बनता है तो ये भी बात देखने को मिली हमको कि बहुत बार संबंधों में भी अनबन आते हुए हमने देखा। तो फिर से बैठना हुआ, सोचना हुआ, तो एक बात ये देखने को मिली कि लक्ष्य अगर हमारे में स्थापित है, ठीक तरीके से स्थापित है, तो कारण हम में ठीक तरीके से स्थापित होगा और हमारा जो दिशा निर्धारण है वो आगे की गति के लिए अच्छा रहेगा। तो लक्ष्य साम्यता, कार्यक्रम साम्यता और कारण साम्यता, ये 3 चीज़ें परिवार समूह जो एकत्रित रहते हैं, इन तीनों साम्यताओं को लेकर
जीना अगर बनता है तो आगे की दिशा के लिए एक अच्छी उपलब्धि होती है, ऐसा भी हम सोचते हैं, ऐसा भी हमको देखने को मिला है। साथ ही जिस परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के चित्रण को लेकर जीना तय हुआ, निश्चित हुआ, परस्परता में कुछ कम ज़्यादा भी होता रहता है, लेकिन अगर हमारे सामने लक्ष्य स्थिर है तो आगे की दिशा के लिए एक उपलब्धि रहती है। इसको लेकर एक अभ्यास हमने किया सभी लोगों ने मिलकर, जो कुछ परिवार समूह साथ में हम 10 परिवार समूह रह रहे हैं, तो विचार, व्यवहार और जीना, इसमें एक सूत्रता दिखती है या नहीं। जो कुछ लोग साथ में जी रहे हैं उनके विचारों में और व्यवहारों में और जीने में एक सूत्रता है या नहीं है, ये हर पल हर क्षण स्वयं में जांचते रहना। ये जांचने के बाद में अगर कुछ कम ज़्यादा दिखता है तो उसको सभी लोग मिलकर सुलझाते हैं, बैठकर विचार विमर्श करते हैं, क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, इस पर चर्चा होती रहती है। इसके लिए जैसा बाबा जी ने दर्शन में तो बहुत एक अच्छा उत्तर उसको दिया है कि जब कुछ परिवार समूह एकत्रित रूप में जागृति की यात्रा के लिए निकलते हैं, अगर वो क्रम में है, अध्ययन के क्रम में है, तो परिवार समूह सभा उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। जब तक इस परिवार समूह सभा को हम ठीक तरीके से संचालित नहीं करेंगे, तब तक जो हम क्रम में लोग हैं वो क्रम में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी दिशा बनेगी। तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि इस परिवार समूह सभा को किस तरीके से एक अच्छे तरीके से संचालित कर सके। इसीलिए हमने पिछले 2 साल से एक ऐसा रजिस्टर बनाया है, एक पंजी बनाया है, जिसको हमने नाम दिया है परिवार समूह सभा पंजी। 2 साल से हम इस पंजी को ठीक तरीके से लिखते हैं। जो कुछ भी बातें आपस में तय होती है उसको इसमें लिखा जाता है और उसको संचालित किया जाता है। परिवार समूह सभा का एक प्रमुख उद्देश्य हमने ऐसा रखा है कि परिवार समूह में जो भी परिवार समूह है उसका एक मत हो। बहुमत ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर एक बात तय होती है तो सबका एक मत उस पर होता है क्या, इस पर ध्यान दिया जाता है। और इसी को लेकर पिछले 2 साल से हम इसको लिखित रूप में इस पंजी को बनाए हुए हैं, जो हम कल स्टॉल में इसको जब पोस्टर द्वारा प्रस्तुति होगी तो उसके सामने भी हम इसको रख सकते हैं। और आप सब सादर निमंत्रित है, बुल्ढाना में जो मानवीय शिक्षण शोध संस्था बना है, आप वहाँ पर आके हमारा मूल्यांकन भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये परिवार समूह सभा की पंजी जो है वो आपके लिए कल रखी जाएगी, एक बात। दूसरा बात, परिवार समूह सभा का जो उद्देश्य मैंने बोला है, उस उद्देश्य में सबके बात जो रखी जाती है वो सब सुनते हैं, अच्छी बात लगती है उसको सराहा जाता है। शुरुआती तौर में ऐसा रहा, 5-6 महीनों में थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसी ये परिवार समूह सभा की एक निरंतरता बनती गई, उस निरंतरता को हम स्वयं में देखते गए तो एक स्थिरता भी हमने स्वयं में महसूस की। क्योंकि जब परिवार समूह एकत्रित रूप में आते हैं तो जिस वातावरण से आते हैं उस वातावरण के साथ अपनी प्रवृत्तियों के साथ भी आते हैं। और परिवार समूह जब साथ में रहना शुरू करते हैं तब छोटी छोटी प्रवृत्तियां दिखने लगती हैं। शुरुआती तौर में इन प्रवृत्तियों को लेकर कुछ ऊपर ज़्यादा होते रहता है, लेकिन जैसे जैसे अध्ययन गहरा बनता है और स्वयं में कुछ स्पष्टताएं भी बनती जाती है, तो वो स्पष्टताएं स्वयं में स्थिरता भी प्रदान करती है। ये भी हमने एक अभ्यास पूर्वक इस चीज़ों को देखा। दूसरी चीज़, जैसे कुछ परिवार समूह सभा चलती है तो परिवार समूह जो रहते हैं उन परिवार समूहों को निश्चित दिशा मिले, उनका एक निश्चित कार्यक्रम बने और आगे की दिशा क्या हो, लक्ष्य सबके मन में स्थापित हो, इसको लेकर हमने एक नीति बनाई है। जो नीति भी हमने साथ में रखी है, जिस नीति को नाम दिया है हमने परिवार मूलक स्वराज्य योजना अंतर्गत समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के अभ्यास कार्यक्रम। तो हमने कुल मिलाकर इसमें 15 नीतियां बनाई हैं, जो नीतियां परिवार समूह को संचालन के लिए एक दिशा देती है। उन नीतियों के नाम मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के अंतर्गत समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के अभ्यास। नीति को हमने दर्शन से जो सूचना मिली उसको देखा कि नियति विधि पूर्वक गतिविधियाँ, इसको हमने नीति बताया। जिसमें संस्थानात्मक नीति है, जिसमें 3 कार्यक्रम चलते हैं। इसमें एक है गौशाला, तेलघानी और खेती।
दूसरी है शिक्षा संस्कार नीति, स्थान और सुविधा उपलब्धता नीति, भोजन व्यवस्था नीति, आवास व्यवस्था नीति, प्रकाशन नीति, उत्पादन विनिमय नीति, प्रबोधन कार्य प्रस्तुति नीति, संस्थान को विजिट करने वाले आप्तजन जो है उन संबंधियों के प्रति जो नीति है उसको, सहयोगी परिवार नीति, साधनों का सदुपयोग हो इस संदर्भ में एक नीति, रखरखाव नीति, चिंतनाभ्यास नीति, अंतर समूह नीति और कोष नीति। इन 15 नीतियों को हमने इस साल अभ्यास के तौर पर लिया है। ये पूरा साल इन नीतियों को लेकर हम अभ्यास रूप में जिएंगे। इसमें क्या क्या कमियां आती है, क्या क्या उत्साह बनता है, इसका भी शेयरिंग हम आपस में करते रहेंगे। और जब कभी भी आपस में शेयरिंग करने के साथ साथ में भी जो ग्रुप बना हुआ है अपना नेशनल लेवल का, उस पर भी इसका शेयरिंग होगा। और आप में से कुछ लोगों का इस संदर्भ में मार्गदर्शन भी हम लेना चाहेंगे इस सब चीज़ों को लेकर। और एक बात रखना चाहूँगा कि ये जो नीति है वो नीतियों का जो संचालन है, संचालन सुचारू रूप से हो, इसीलिए इन नीतियों को बार बार हफ्ते में पढ़ा जाता है। ये हमारा तय हुआ था। तो परिवार समूह सभा को लेकर इसको ऐसा तय किया है कि परिवार समूह सभा जब हम लेते हैं तो एक महीना में 4 संडे आते हैं, तो हर संडे को हम बैठते हैं और संडे को पूरा अगला हफ्ता क्या काम करना है उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। और जो जो संस्थान से जुड़े काम है, कौन उसमें भागीदारी करना चाहता है, उसका नाम उसका सुनिश्चित किया जाता है। और अगले संडे में हम फिर से बैठते हैं, तो बैठने के बाद में वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में सब लोग अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। साथ में वो काम करने से अपने स्वयं में कितना उत्साह बना, वो उत्साह का भी वहाँ पे शेयरिंग होता है और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से सुनना होता है। पिछले 5-6 महीने से हम देख पा रहे हैं कि जब से ये परिवार समूह सभा का निरंतरता बढ़ा है, तब से हमारे में भी स्थिरता बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें उपलब्धि की तौर पर लगती है। जिस परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का चित्रण हमें दर्शन द्वारा मिला है, वो चित्रण थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप में जीने की तरफ लेते हुए हमको लेके जा रहा है और हमारा अंदर का उत्साह और बढ़ते जा रहा है। साथ ही जो जो लोग आते हैं वहाँ पे आके मार्गदर्शन करते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलने से भी हमें और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है और वो उत्साह हमें और ज़्यादा गति प्रदान कर रहा है, ऐसा हम स्वयं में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत सुंदर सचिन भाई जी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग अभ्यास कर रहे हैं। अब मैं श्रीराम भाई जी को बोलूँगी कि वो अपनी अमरकंटक में जो आपने बाबा जी के साथ सुंदर सुंदर अनुभव प्राप्त किए हैं, हम सबको वो आशीर्वाद के रूप में मिल जाए। सभी को नमस्कार। सुनाई दे रहा है? नहीं। ये दे रहा है? सुनाई नहीं, उसी को दे दीजिए। सारे माइक एक ही जैसे बिहेव करते हैं, चाहे अमरकंटक में हो या IIT में हो। ठीक, तो इस सत्र का जो मुख्य बिंदु है ये परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था लिखा है इसमें। तो इसमें मुझे मानव तीर्थ की ओर से बोलना है। एक तो मनुष्य में परिवार की आवश्यकता क्या है ना, और इन सभी का सम्मिलित स्वरूप में जो भी व्यवस्था है इसकी आवश्यकता क्या है। इसके पूर्व के सत्रों में इस पर थोड़ी सी बात हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यदि देखेंगे तो इस पूरे धरती पर मनुष्य जो है एक ही जाति के रूप में हमको मिलता है। जैसे प्राण अवस्था के सारी इकाइयाँ ना एक ही अवस्था के हैं, परंतु उसमें जातियाँ भिन्न हैं। मनुष्य एक ही अवस्था में होते हुए जाति भी उसकी एक ही पाई जाती है। तो सभी मनुष्यों का इस पूरे धरती पर सम्मिलित स्वरूप में एक जैसा जो एक आचरण है वो किस स्वरूप में दिखेगा, उसका नाम है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। और ये जो अवस्था है मानव का, इस व्यवस्था
के माध्यम से स्वयं में भी एक व्यवस्था के रूप में दिखता है, और अन्य अवस्थाएं जैसे पदार्थ, प्राण, है ना, पशु पक्षी जीव जो हैं, इनके साथ भी हमारा कोई ना कोई आचरण रहता है। तो इस संदर्भ में फिर हम परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की बात करेंगे। इस पूरे के मूल में यदि देखेंगे तो परिवार को ही सबसे छोटी इकाई माना गया है, और जैसे वर्षा दीदी ने शुरुआत में कहा, परिवार में सभी लोग समझदार होंगे ऐसा माना गया है। तो मेरे प्रस्तुति में और उसमें चुनौतियों की भी बात रखी गई है, तो मैं मान रहा हूं कि इसमें दोनों बातें आ गई कि यदि सभी समझदार हैं तो चुनौतियां नहीं रहेंगी, चुनौतियां हैं इसका मतलब सभी समझदार नहीं है। तो दोनों के बारे में बात करना है यहाँ पर। तो मानव तीर्थ के नाम को यदि देखेंगे तो बाबा जी ने इसको परिभाषित किया था, स्वयं तत्वा परांत तारेत ना, मतलब जो स्वयं तर चुका है और दूसरों को भी तारता है ना, वहां तरने के लिए लोग जाते हैं। इसका नाम है मानव तीर्थ। क्योंकि अभी बिल्डिंग ही बनी है ना, और अभी वहां कौन रहेगा, हम लोग कैसे रहेंगे, इसके बारे में चर्चा अभी होना शेष है हम लोगों के बीच में। थोड़ी सी चर्चा हुई है, 1-2 बैठक। तो यहाँ के आगामी कार्यक्रम में दोनों चीजें शामिल रहेंगी। एक तो हम लोग स्वयं भी कैसे तरेंगे, हम लोग समाधानित कैसे होंगे, जो इस सम्मेलन का एक है ना जो मुख्य थीम है, और समाधानित होते हुए हमारा जीने का स्वरूप क्या होगा, इन दोनों को मिलकर हम लोग सोच रहे हैं। इस रूपरेखा के लिए यदि प्रेरणा को देखेंगे तो जो भी मानव तीर्थ में 5-6-7 लोगों की प्रथम चरण में जो बात हुई है रहने की, ये लोग कहीं ना कहीं अमरकंटक में कुछ समय रहे, पूज्य बाबा जी के साथ रहे, साथ में रहने का अवसर मिला, सभी को मिलने का अवसर तो मिलता ही था। तो उनके आचरण और उस परिवार के आचरण से जो भी हमको ग्रहण हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाने का सोचा गया है। तो जो 5 आयाम है जीने के ना, न्याय, उत्पादन, विनिमय, शिक्षा और स्वास्थ्य, 5 के बारे में हम लोगों ने सोचा है। न्याय के मूल में यदि देखेंगे तो संबंधों का पहचान ही है, और संबंध का जो पहचान है ये प्रयोजन के अर्थ में होता है। तो किसी भी परिवार में एक सूत्रता के लिए जो प्रथम आवश्यकता है वो ये बन जाती है कि सभी का एक ही लक्ष्य के प्रति स्वीकृति हो जाए। आज भी जो परिवार, मतलब वर्तमान में जो मनुष्य में जो परिवार दिखता है, इसको यदि देखते हैं, भले ही वो लिखित रूप में ना हो, उसकी कोई एक लक्ष्य तो होती ही है। जब वो लक्ष्य भिन्न हो जाते हैं तब उस परिवार में समस्याएं एक एक करके उभरना शुरू हो जाता है। कुछ तो मोटे लक्ष्य होते हैं, जैसे हम साथ में रहेंगे, एक दूसरे का देखभाल करेंगे, है ना। कुछ छोटे लक्ष्य होते हैं, एक साथ खाएंगे। उससे छोटा कुछ लक्ष्य होता है कि एक ही जैसा खाएंगे, है ना। तो समस्या इन तीनों में से किसी भी जगह आ सकती है। यदि वर्तमान में देखेंगे तो समस्या इस जगह भी आ जाती है कि भोजन में ये बनेगा कि ये नहीं बनेगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है ना। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब हम चलेंगे, है ना, तभी परिवार में सामरस्यता की बात संभव हो पाती है। तो इसके मूल में यदि देखेंगे तो उस परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को मैं समझ रहा हूं और मैं समझने के लिए अभ्यस्त हूं, अभ्यासरत हूं, ये यदि स्वीकृति है तो ये एक प्रकार से सेल्फ करेक्टिव, मतलब स्वयं को सुधारने के लिए हम हर समय प्रस्तुत हैं। ये यदि एक बेसिक चीज यदि बनी है तो बहुत सारे जो समस्याएं हैं उसी में, है ना, संभलती चली जाती है। उसके लिए आज जो सवेरे जो सत्र हुआ उसमें जागृति के अभ्यास के बारे में थोड़ी सी बात हुई। तो उसमें जैसे शास्त्र अभ्यास की बात है, और मुख्य रूप से परिवार में जीते समय व्यवहार का अभ्यास और व्यवस्था में भागीदारी का अभ्यास। तो व्यवहार के अभ्यास में हम केवल व्यक्त होने की बात नहीं कर रहे हैं, तो व्यवहार अभ्यास में किस प्रकार से हम अपने ही विचारों को देखकर उसमें जो भी कमियां हैं उसको परिमार्जन के लिए हम सोचते रहते हैं, प्रयासरत करते हैं, ये मुख्य मुद्दा है। इसके साथ साथ परस्परता में जो संबंध है इसको पहचानना, उसमें शिष्टतापूर्वक व्यक्त होना, और संबंध के मूल में उस संबंध का जो प्रयोजन है
उसको हम दायित्व के रूप में स्वीकार लें। तो जैसे दीदी ने थोड़ा सा इंगित किया, तो अमरकंटक में यदि देखेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पर 4 प्रांत के लोग परिवार एक साथ रहते रहे, और जो भी लोग उसमें कुछ शिष्य भी थे, कुछ उस परिवार के ही पहले से सदस्य थे, मतलब जो बाबा जी के है ना संतान थे, और कुछ जो है विवाह के माध्यम से उस परिवार में प्रवेश हुए। ऐसे 3 प्रकार के लोग उसमें मिलते हैं, और कुछ का जन्म उसी में हुआ वहीं पर जो बाल बच्चों को है। ऐसे 4 प्रकार के लोग दिखते हैं। तो जो शिष्य थे, इनका यदि उद्देश्य देखेंगे तो इस रूप में था कि जो भी समझने के लिए हम आए थे, है ना, उसके प्रति हमारी एक प्रकार से सिंसियरिटी, है ना, एक ईमानदारी बनी रहे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे। और साथ में परिवार में जो हमारी जिम्मेदारी है जहां तक बनती है उसको निभाते जाना। तो परिवार में जब जीते हैं तो एक चीज आती है जो यहाँ पर लिखा भी है शायद, कि अधिकार क्षेत्र क्या बनता है हमारा। तो 2 प्रकार के अधिकार बनते हैं। एक अधिकार होता है जो जन्मदत्त होता है, जैसे एक बच्चे का पिता के प्रति होता है ना, या पिता जो जिस प्रकार का प्रश्न एक अपने संतान से पूछ सकता है। कुछ अधिकार होते हैं जो कुछ समय के लिए दिए जाते हैं या हम स्वीकार लेते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि हर व्यक्ति अभ्यास करता है, ठीक, तो उस परिवार में एक प्रकार की एक संतुलन जो है ये स्थापित होते जाती है। तो जब हम जहां पर पैदा हुए वहां जब रहते हैं, वहां पर एक प्रकार का अधिकार हमको प्राप्त होता है। हम अपने घर छोड़ के किसी के घर जाके रहते हैं तो वहां उस प्रकार के अधिकार हम नहीं ले सकते, है ना। और अधिकार लेने की बात नहीं होती, वो पहचानने की बात होती है, और दोनों पक्षों को स्वीकारना पड़ता है कि ये ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ समझ गया, है ना, और मैं आपके साथ बात करता हूं, और बात करते करते मुझे लगने लग गया कि मैं अभी गुरु हो गया, ठीक, परंतु आपने मुझे शिष्य के रूप में नहीं स्वीकारा, तो ये तकलीफ है ना। वैसे ही मैं शिष्य हो गया, मैं आपसे समझने के लिए तैयार हो गया, परंतु आप अपने आप को गुरु के रूप में अभी नहीं स्वीकारे हैं, तो भी वो संबंध जो है वो संभव नहीं। तो कई बार परिवार में बहुत सारे जो समस्या हैं इससे भी हो जाता है, ठीक। जैसे पति पत्नी संबंध में यदि एक गुरु बनने गया तो वहां समस्या खड़ी हो जाती है ना। या एक आयु के बाद हम अपने ही संतान के यदि गुरु बनने जाते हैं तो भी वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। या किसी योग्यता हमारे में नहीं होते हुए हमने मान लिया कि हमारे में योग्यता है, तो भी एक प्रकार की एक समस्या खड़ी हो जाती है। ये सारी चीजें मेरे अनुसार व्यवहार अभ्यास में आ जाता है। तो जो स्वयं समझने की बात है, स्वयं के अभ्यास की बात है, ये सारी चीजों को हम लोग पहले भी करते रहे, और मैं मान रहा हूं कि अमरकंटक से उठ के और कहीं चले गए तो केवल जगह का ही स्थानांतरण हुआ, ये सारे अभ्यास तो वैसे ही बने ही रहेंगे। जहां तक कि ये बचा हुआ टाइम है कि हो गया वाला टाइम, हो गया वाला टाइम दिख रहा है, बट बचा है कि हो गया ये पता नहीं। 5 सेकंड बचे, ठीक। 5 सेकंड में तो धन्यवाद बोलना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, ठीक। तो इसी रूप में परिवार का यदि एक उद्देश्य बनता है तो उत्पादन का भी एक ही नीति बनता है ना, और विनिमय की भी नीति, विनिमय का भी उद्देश्य एक ही बनता है। तो वो लाभ अथवा संवेदनाओं से फिर, है ना, केंद्रित नहीं है। एक व्यक्ति का जो विनिमय का नीति है ये लाभ प्रवृत्ति से है, और एक दूसरे का जो है ये न्यायिक विधि से है, तो वहां पर भी असंतुलन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि यदि हमको परिवार में जीना है, उसका जो न्यूनतम आवश्यकता है वो इतना है कि सभी लोग एक ही लक्ष्य को स्वीकार के, है ना, एक ही प्रकार के अभ्यास में रत होने के लिए तैयार हो जाएं, और इसका आपस में परस्परता में बातचीत होते रहे, ठीक। उसके लिए जो भी ढांचा खांचा है, जो अभी सचिन भाई ने बोला, उसको भी, उस पर भी थोड़ा सा सोचा गया है। इन्होंने लगभग जितनी नीतियों को गिनाया है उतनी ही नीतियां मानव तीर्थ के प्रथम एक प्रकार से एक संविधान बनाने का सोचे हैं। उसके लिए थोड़ा सा सोचा गया है, उसको लिखा भी गया है कि वहाँ पर शिक्षा की नीति क्या होगी, शिक्षा के नाम पर क्या करेंगे, नहीं करेंगे, है ना, और निर्णय कैसे लिए जाएंगे। क्योंकि निर्णय लेने के 2 विधि होते हैं। एक तो होता है कि एक व्यक्ति किसी अधिकार से बोलता है, वो या तो पद या धन का होता है, या ज्ञान का एक अधिकार होता है।
एक व्यक्ति यदि ज्ञानी हो गया और इम्पोर्टेंटली बाकी लोगों ने भी मान लिया कि इनको ज्ञान हो गया, तो उनके निर्णय को कई चीज़ों में अंतिम माना जाता है। परंतु यदि मुझे भी ज्ञान नहीं है और आपको भी नहीं है और दोनों को ये चीज़ पता है, तो निर्णय कैसे लें, है ना? मुद्दा ये बनता है। तो उसमें निर्णय लेने के लिए एक संवाद की प्रक्रिया, और उसके केंद्र में भी जो मैंने शुरुआत में कहा कि मुख्य रूप से एक उद्देश्य यदि एक होता है तो कार्यक्रम, उसका क्रियान्वयन, उसकी कार्य योजना सब एक होती है। उसमें तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और आपस में जो निर्विरोधता की बात लिखी है, जो आखिरी बिंदु है, उसमें यदि देखेंगे तो हम संबंधों को यदि उसके स्वभाव धर्म के आधार पर पहचानते हैं, है ना, तो संबंध की स्वीकृति होती है। कुल मिलाकर संबंध में दो प्रकार के समस्याएं दिखती हैं। एक तो हम संबंधों में असंतुष्ट रहते हैं, और दूसरा जो है संबंध में कभी कभी तकलीफ या जो क्लेश होता है वो हो जाता है। असंतुष्टि का कारण ऐसा समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी अपेक्षाओं को दूसरों में ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा ऐसे करे, सोचे, है ना, या ऐसा बोले, और वो बोलते नहीं है या करते नहीं है या सोचते नहीं है। तो हमारे अपेक्षा अनुसार सामने का वाले का आचरण नहीं होता है, ये हमारे में असंतुष्टि का कारण बनता है संबंध में। और जो दूसरी बात है कि किसी का जो व्यवहार है, आचरण जो हमको अच्छा नहीं लगता, मतलब कुल मिलाकर उनका जो गुण है जो हमको अच्छा नहीं लगता, ये बारंबार जब दोहराने लगता है तो कुछ एक समय के बाद वो असहनीय हो जाता है। ये फिर तकलीफ देता है। प्रथम चरण में तकलीफ नहीं देता है, साथ में जब रहते हैं तो एक ही प्रकार को जो चीज़ जो हमको पसंद नहीं है वो जब होने लगता है, ये तकलीफ देती है। तो इस चीज़ का यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने में व्यवहार अभ्यास करते रहे, परिवार समूह में, तो भले ही थोड़े समय के लिए परेशानी हो, वो अपने में स्वनियंत्रण और स्वयं के परिमार्जन के रूप में अवसर बन जाता है। इसी के साथ अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब साईं खेड़ा में गजानन भाई से निवेदन करूंगी कि वो वहाँ पर जो जीने का स्वरूप देख रहे हैं, जी रहे हैं, उसे वो यहाँ पर बताएं। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और सभी सम्मेलनार्थी के प्रति भी कृतज्ञता। अभी मैं तो पहली बार प्रस्तुति कर रहा हूँ, अभी तक कहा मैं प्रस्तुति का भी अभ्यास नहीं, और इतने मंच पर और इतने दूर काशी से मेरे लिए तो बहुत ही असहज वस्तु ऐसा मेरे मन में लग रही थी। लेकिन मैंने यही सोचा कि जो जितने भी बिंदु लिखे हैं वो मैं अच्छी तरह से, जैसे हम जी रहे वैसे लिख कर उससे अच्छी तरह से मैं पढ़ पाऊँ या सबको सुन ले बढ़िया से। इस दृष्टि से मैं और एक मन में ऐसी तैयारी करके मुझे बढ़िया लगा कि जो हम जैसे है वैसे हम प्रस्तुत होना चाहिए। तो साथ में रहने का जो प्रयोग जो पहला बिंदु है, तो सहज जीवन 2004 से लेकर आज तक आगे पीछे क्रम से जुड़ते हुए अभी 5 वंशीय परिवार के 9 सदस्य परिवार के रूप में जीने का प्रयास क्रम है। इस अवधि से सन 2012 से जीवन विद्या का परिचय हुआ। तब से जीने का स्वरूप ध्यान में आया, संबंधों में जीने का अभ्यास अधिक तीव्र हुआ। समाज का मूल आधार परिवार ही है, यह बात दर्शन के प्रकाश में स्पष्ट दिखने लगी। हमें लगता है कि बाबा जी के रूप में साधना विधि एवं अध्ययन विधि से व्यक्ति में पूर्णता मानव जाति ने पा ली है। अब मानव जाति के लिए आगे का कदम परिवार पूर्णता और परिवार समूह के प्रमाणित होना यह है। इस मुख्य बिंदु को ध्यान में रखकर यह वह अपनी योग्यता अनुसार प्रयासरत है। अभी मुख्य ध्यान अध्ययन एवं व्यवहार अभ्यास पर यह कार्य अभ्यास में हम की शिक्षा दीक्षा तो काफ़ी पहले से हो चुकी थी, अच्छे से भी है। और दूसरा बिंदु था चुनौतियाँ। तो चुनौतियाँ में परिवार रूप में जितने सदस्य हैं उन सभी में मानव के बीच में जितनी विभिन्नता हो सकती है उसमें अधिकतम विभिन्नता, जैसे कि प्रांत, भाषा, जाति, शैक्षणिक योग्यता, वंश, परिवार की आर्थिक स्थितियाँ, धर्म, ऐसी सारी विभिन्नताएं का होना
इसके बावजूद न्यायपूर्वक सामरस्यता के साथ जी पाना यह दर्शन के गहराई पूर्वक अध्ययन के बिना असंभव जैसा ही है। इससे चुनौती कहे या हमारा सौभाग्य कहे, इसे तो हम सौभाग्य के रूप में ही पहचान रहे हैं। सभी सदस्य के वंश परिवार से उपलब्ध स्वधन से खरीदे हुई कम उपजाऊ जमीन को अपने ही श्रम से उर्वरक बनाने के क्रम में वर्तमान में बिगड़ी हुई प्राकृतिक असंतुलन का सीधा परिणाम खेती पर प्रभाव करता है, जिसका श्रम अधिक और प्रतिफल कम। इस कारण शरीर श्रम की लागत ज़्यादा होती है। हमें नौकरी या व्यापार को प्रतीक मुद्रा अर्जन के लिए स्वीकार किया नहीं। कम प्रतीक मुद्रा और साधन भी कम भले हो, लेकिन हम समपूर्वक स्वधन से ही जिएंगे, ऐसा हमने सोचा है। तीसरा बिंदु है सातवें जीने का प्रारूप। सातवें जीने का प्रारूप में नंबर 1 है निश्चित दिनचर्या के अनुसार चलने का प्रयास। सुबह 1.5 घंटा पड़ोस गांव के युवकों के साथ दर्शन का अध्ययन। नंबर 3 सभी को खाने पीना रहने की एक व्यवस्था। 4 उत्पादन गतिविधियों में अभी तक सहयोगी का आवश्यकता अनुसार ही संपन्न उपयोगिता अधिकतम सारे कार्य शरीर श्रम से ही संपन्न करते हैं। नंबर 5 खेती में फसल का नियोजन शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, जैसे सभी प्रकार की सब्जियां, फल, वृक्ष, दलहन, तिलहन, मसाला तय करते हैं। नंबर 6 खेती के साथ में गौशाला एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है। उसमें परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसका नियोजन करते हैं। नंबर 7 खेती के उत्पादन को वैलिडेशन के बाद ही बाजार में बेचते हैं, ताकि वर्तमान प्रचलित अर्थव्यवस्था से हमारा शोषण कम हो। नंबर 5 का बिंदु है सातवें जीने की योग्यता व विकास। सातवें जीने की योग्यता के रूप में नंबर 1 वर्तमान प्रचलित जीवन जीने की विधि से सभी परिवारजन असंतुष्ट थे ही। सही जीवन जीने के प्रारूप में खोज में सभी एकत्र हुए थे। परंपरा के वाङ्मय के अध्ययन से सभी के साथ मिलजुल के जीने का तरीका स्वीकार था, लेकिन मध्यस्थ दर्शन के परिचय से संबंध वस्तु की सही पहचान हो रही है। सभी परिवारजनों का 6 महीना पठन अध्ययन से गुजरना है। यह बात सभी को स्पष्ट हुई कि जागृति यात्रा का प्रथम कदम स्वयं की पूर्णता ही है। इस दृष्टि से हमारा साथ साथ होना सार्थक है। यह स्पष्ट हुआ, यह सारी हमारी योग्यता है। नंबर 6 निर्णय लेने की प्रक्रिया। प्रस्ताव विधि से परिवार सभा में सर्वसम्मति से तय करते हैं। सर्वसम्मति यदि नहीं होती तब तक हम रोकते हैं। नंबर 8 उपलब्धियाँ। दर्शन के अध्ययन से और परिवार चाहे कितनी भी विपरीत स्थिति हो, उस परिस्थिति को भी सौभाग्य के रूप में देख पाने का विश्वास बना रहा है। नंबर 2 अस्तित्व सहअस्तित्व है तो उसका अध्ययन भी सहवास सहजीवन में होता है। इसका आभास परिवार विधि पूर्वक जीने से ही हो रहा है। नंबर 3 परिवार विधि पूर्वक जीने से जागृति के अभ्यास के अवसर अधिक मिलते हैं, जिससे जागृति की यात्रा की गति बढ़ती है। नंबर 9 साधन जुटाना। शुरुआत में हमने अपने वंश परिवार से प्राप्त साधन एवं वित्त से इन जीवन प्रयोग का जमीन और गाय बैल जोड़ी खरीद कर और गृह निर्माण कर प्रारंभ किया। शुरू से ही पारिवारिक शारीरिक आवश्यकता, यातायात, इलेक्ट्रिक, मोबाइल खर्च, वस्त्र, स्वास्थ्य, आहार आदि के खर्च हमारे शरीर श्रम से प्राप्त स्वधन से ही करते आए हैं।
कुछ बड़े खर्च है जो हमारे शरीर श्रम उत्पादन से असंभव है, वैसे खर्च समाज से प्राप्त होते हैं। इस साल ऐसे प्राप्त अर्थ सहाय्य से ट्रैक्टर की खरीदी, जमीन के उर्वरकता सुधार हेतु तालाब से मिट्टी लाना और एक स्टेप का तार फेंसिंग हो पाया है खेत के लिए। जैसे जैसे सहयोग मिलेगा वैसे वैसे ही शेष कार्य को हम करेंगे। और 90 है आय व्यय प्रबंधन। तो हर साल परिवार का हर सदस्य एक साल के लिए हिसाब रखता है। तो शुरुआत दौर में यह काम हमने बहनों को दिया है कि पहले जितनों भी घर में बहनों है वो एक एक साल पूरा हिसाब रखेंगे, ताकि उनको समझदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना समझ में आए। और जो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या इतना घर में पता होना चाहिए, क्या आवश्यकता है, तो इनकी आवश्यकता तो सब में ध्यान में आती है। क्या परिवार में जब कुछ भी होता है तो पूरे परिवार सभा में वो वस्तु चाहिए, तो सभी परिवार जिम्मेदार होता है कि अपने घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अपनी लागत क्या है, अपना कर्जा क्या है, अपनी उत्पादन क्या है, अपने पास क्या है क्या नहीं है, वो पूरे परिवार के लिए सब पता होना चाहिए। तो निर्विरोधिता प्रचलित परिवार दृष्टि से स्थिति काफ़ी अच्छी है। दर्शन के दृष्टि से हम में सुधार ही बहुत गुंजाइश है, इसका अच्छे से भान है हमको। और एक जो इससे अतिरिक्त है, जो हमारे रघु भाई की जो शादी हुई वो तो दर्शन की रोशनी में हुई है 2015 में। तो इस परिवार में शिशु जन्म हेतु दंपति द्वारा गर्भकाल से पूर्व काल में और शिशु जन्म के बाद अब तक 15-20 महीनों की जो दाम्पत्य साधना हुई है, उसका सुखद परिणाम नवजात शिशु जन्म से लेकर अब तक 8 महीने के कार्यकाल में उसके मानसिक और शारीरिक विकास हम सबके लिए प्रेरक और उत्साहवर्धक है, जागृति यात्रा में गति प्रदायक है। तो यही हमारा जो परिवार मूलक व्यवस्था में आज तक जो चल रहा है, इसकी हमने गतिविधियाँ इस सम्मेलन के साथ अब सामने मैंने आपकी प्रस्तुति रखी है। तो नमस्कार। बहुत बढ़िया गजानन भैया। और इसमें मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि जो दद्दू यानी रामजी भाई ने भी हमको ध्यान दिलाया था कि एक छोटे से बच्चे पे कितना अच्छा शोध हो रहा है, उसके गर्भ संस्कार से लेकर और अभी वो पैदा हुए हैं। और उनका नाम क्या था? स्वराज। नहीं, वो बेटी का जिनको हुआ सुनीता ना? हाँ, सुनीता। तो सुनीता बेटा जी का मुझसे मिलना हुआ था जब वो प्रेग्नेंट थी। तब वो पूछ रही थी कि किस तरह से दीदी, इसमें मैंने कहा बाबा जी ने पूरा गर्भ संस्कार पे एक पूरा लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ो। और उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा काम भी किया, तो वो हम परिणाम के रूप में देख सकते हैं। तो वो बहुत सुंदर तरीके से बच्चे का पालन हो रहा है और उसमें काफ़ी अच्छे संस्कार हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात भाई ने बताई। अब मैं और एक मिनट कर रहा है थोड़ा। हाँ, और तब से हमारी जो स्थली है उसका परिवार स्वराज्य परिवार परिसर ऐसा हमने जगह का नाम रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं बलवंत भाई जी से निवेदन करूंगी कि अछोटी संस्थान, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जहाँ बाबा ने मतलब मैं कहूँ वो बाबा की दूसरी साधना स्थली है, जिसमें उन्होंने अध्ययन विधि से कैसे मानव प्रमाणित हो उस पर पूरी अपनी शक्ति को लगाया है। उसको मैं बार बार नमन करती हूँ। और वहाँ से सभी भाई बहन जो यहाँ आए उन सबको भी प्रणाम। और मैं भाई जी से, मतलब आप सब जानते हैं उसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी भाई जी से निवेदन है कि जो और प्रयोग सारे भाई बहनों को मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए, इसलिए उनसे निवेदन करती हूँ कि वो बताएं। सभी को नमस्कार। परम श्रद्धेय बाबा जी को नमन और कृतज्ञता अर्पित करते हुए अपनी बात को रखता हूँ।
यहाँ मेरे माता पिता भी आए हुए हैं, उनके प्रति भी इस मंच से कृतज्ञता और प्रणाम। साथ ही साथ मेरे वरिष्ठ भाइयों बहनों को प्रणाम और सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, अमरकंटक में परिवार में बाबा जी ने हम सबको इस पूरे दर्शन को जो है अपने परिवार में रखते हुए जो है एक एक व्यक्ति को खड़ा करने के लिए प्रयास किया। उसी क्रम में जो है 2000 के आसपास में अभ्युदय संस्थान अछोटी की स्थापना हुई। इसे हम जो है दूसरा संस्थान कह सकते हैं। पहले संस्थान के रूप में मैं बिजनौर का नाम लेता हूं, जहां पे काफ़ी अच्छे प्रयास हुए और आज भी चल रहे हैं। और आज जो अछोटी का स्वरूप है, वो पूरा अछोटी का जो परिवार संस्थान है वो इस तरह से मानता है कि यहाँ उपस्थित हर देश भर के कोने कोने से जो लोगों ने जो है वहाँ तन मन और धन का नियोजन किया। बाबा जी के मार्गदर्शन में फलस्वरूप जो है आज हमको अछोटी का जो स्वरूप है वो दिख रहा है। और सभी भाई बहनों का उस अर्थ में जो सहयोग हुआ है उसके लिए पूरा अभ्युदय संस्थान परिवार जो है सबके प्रति कृतज्ञ है। पूरे देश भर के लोग जो है हम उन्हें जो है अपना लगते हैं, वो हमें अपना लगते हैं, ये हम सबको पता ही है। पिछले 10 वर्षों से जो है जो उसमें काम होते रहा है, 17 वर्षों से, उसमें से 10 वर्ष तक जो है लगभग अछोटी में ही जो है सारे अध्ययन अध्यापन कार्य जो है चलते रहे। और वहाँ से अध्ययन अध्यापन करके देश भर में लोगों ने जो है इस अभियान को फैलाया है। पर जब हम इसमें जो है रायपुर के परिवार भी शामिल है, बहुत सारे, इसमें बेमेतरा के भी परिवार शामिल है, अछोटी हिंगना के भी परिवार शामिल हैं। लेकिन जब हम परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरी कुछ लिमिटेशन आ जाती है कि मैं जो प्रत्यक्ष रूप से जो परिवार वहाँ पर लगे हुए हैं उन परिवारों के द्वारा जो की जा रही है, जो जीने के क्रम में जितने हम प्रयास कर रहे हैं उसे जो है मैं रखूं तो लगभग जो है 20 परिवार जो है वहाँ पर साथ साथ जो है जीने का प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अगर हम कुम्हारी को भी मिलाते हैं तो लगभग 10 किलोमीटर का दायरा बनता है इसमें, और कुछ 50-60 एकड़ की जो है परिसर के रूप में जो ये चिन्हित होता है। वहाँ का जो परिवार व्यवस्था जो है उसको हम 3 तरह से देख सकते हैं। जिस तरह से जो है पूरे दर्शन में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में जो व्यवस्था की इकाई के रूप में परिवार को चिन्हित किया गया है, और अभी श्री राम भाई जी ने इतने अच्छे से बताया कि उसको लक्ष्य के अर्थ में जब समानता है, जितने भी लोग जो हैं एक साथ रह रहे हैं परिवार के अंदर, किसी लक्ष्य निश्चित लक्ष्य के साथ में रह रहे हैं, उसको हम परिवार कह रहे हैं। ऐसे वहाँ पर जो है 3 स्तर है। एक तो इंडिविजुअल परिवार के रूप में रह रहे हैं, अलग अलग अछोटी गांव में कुछ परिवार है, हिंगना गांव में कुछ परिवार है, और फिर जो है संस्थान के स्तर पर जो है 5-6 परिवार 7 परिवार जो है वहाँ पर एक साथ रह रहे हैं, और 2-3 परिवार जो है कुम्हारी में रह रहे हैं। ये सभी परिवार जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है वहाँ पर जुड़े हुए हैं। सभी परिवार जो है मूल रूप से अभी दर्शन के शास्त्राभ्यास, पठन पाठन, ये दोनों काम में जो है अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारते हुए जीने के स्वरूप को जो है डिजाइन करने में लगे हैं, जिसमें हर परिवार ये सोचता है कि हम जिस बात को
सही स्वीकारे हुए हैं, जिस बात को हम सही स्वीकार रहे हैं, जिसके अनुसार हम चलना चाहते हैं, वही बात जो है हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंच पाए। इसके लिए शिक्षा के रूप में वहाँ पर जो है अगली पीढ़ी तक पहुँचने के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था हो सकती है, उसमें सभी परिवार जो है भागीदार हुए हैं। और अभिभावक विद्यालय के रूप में रायपुर में शिक्षा संस्थान, साथ ही साथ अछोटी में चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र के रूप में शिक्षा संस्थान वहाँ पर चल रहा है। जीने की योग्यता के विकास के क्रम में है, अब देख पाते हैं कि आज सुबह के सत्र से चर्चा होती रही कि संवाद जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संवाद से पारदर्शिता और पारदर्शिता पूर्वक ही संवाद, ये दोनों परस्परता में जो है पूरक होते हैं। जितना ज़्यादा संवाद हो पाता है उतनी ज़्यादा पारदर्शिता बन पाती है। इस बात को हम सब परिवार जो है स्वीकारे हुए हैं। और जितनी ज़्यादा पारदर्शिता हो पाती है उतनी ज़्यादा संवाद हो पाता है। संवाद के लिए सबसे अच्छे अवसर के रूप में जब जो है हमारे परस्पर संबंध जो है जितने प्रगाढ़ हैं, जिस समय उस समय हम जितनी बातों को जो है सरलता से रख पाते हैं, तो वह जो है हमें आगे भी पारदर्शिता के लिए और जीने के लिए और पारदर्शी होने के लिए जो है हमें प्रेरित कर पाता है। उस क्रम में जो है हर परिवार अपने परिवार के अंदर परिवार सभा को अभ्यास कर रहे हैं। एकल परिवार में तो जो है परिवार सभा जब भी पति पत्नी साथ मिलते हैं तो जिस भी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं बात हो सकती है, लेकिन वहाँ पर परिवार सभा में बच्चे भी शामिल हो, उस घर के जिस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, वो अपनी बात को रख पाए, उसके लिए जो है एक प्लेटफॉर्म के रूप में परिवार सभा का जो है हर परिवार निश्चित दिनचर्या के साथ में परिवार सभा में प्रस्तुति हो, दिन भर में क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, क्या घर परिवार में क्या उत्पादन गतिविधि हुई, इस सारी बात को जो है उसमें चर्चा करते हैं। कुछ परिवार जो है वहाँ पर संयुक्त परिवार के रूप में भी रह रहे हैं, ताकि अपने एकल परिवार के जो कंफर्टनेस है उससे ऊपर उठ सके। देखिए ये सब जो है अभ्यास का क्रम है। जिस परिवार को जैसी जैसी स्थिति बन रही है, लग रहा है कि हम जो है इससे उन्नत अभ्यास की ओर हम जाना चाहते हैं, उस क्रम में जो है वो स्वयं जो है निर्णय पूर्वक परिवार को सजा रहे हैं, एकल परिवार से जो है संयुक्त परिवार की ओर बढ़ सकें। और उसमें भी जो है ये जो परिवार सभा के माध्यम से जो है, क्योंकि जैसे ही परिवार सदस्य बढ़ते हैं तो सबकी जो है जिम्मेदारियां और सबकी व्यस्तता अलग अलग हो जाती है, तो परिवार की दिनचर्या में निश्चित समय पर परिवार सभा हो पाए, उसको सुनिश्चित करते हुए, उसमें सभी की भागीदारी हो जाए, उसको सुनिश्चित करते हुए परिवार जो है अपने संवाद और पारदर्शिता दोनों के अभ्यास को जो है बनाए रखे हुए हैं। इस क्रम में अभ्युदय संस्थान के अंदर जो 7-8 परिवार हैं, उनके अंदर जो है संवाद और पारदर्शिता के लिए प्रतिदिन जो है परिवार गोष्ठी होती है। उस परिवार गोष्ठी में परिवार प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक परिवार से एक सदस्य वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। लगभग 1 घंटे का जो है हम समय नियोजन करते हैं। उसमें सुबह के 9:30 बजे वो गोष्ठी होती है, 10:30 बजे तक चलती है। उस गोष्ठी में संस्थान एक व्यवस्था के रूप में है, कैसे जो है यह सुचारू रूप से चल सकता है, जिसमें प्रतिदिन होने वाली जो उसमें आयोजन है, प्रतिदिन के उत्पादन हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्धारण होना, आपस में चर्चा करके जो भी परिवार सदस्य उपस्थित रहते हैं वो स्वयं जो है आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं कि अच्छा ये काम है, इसलिए मैं
स्वयं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इसको जो है मैं निश्चित समय पर पूरा करूँगा। और इस तरह से जो है उस वहाँ संस्थान में चलने वाली उत्पादन गतिविधि, भोजनालय, वहाँ की अध्ययन के कार्यक्रम, अतिथियों के आगमन के कार्यक्रम, उसमें जो है निवास की व्यवस्था है उसके कार्यक्रम, उसकी सुनिश्चितता होना। और किसी परिवार का यदि व्यस्तता है तो व्यस्तता में अगर किसी तरह से जो है 3-4 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं तो उसकी जगह में और कौन परिवार जो है उसके जिम्मेदारियों को वहन करेगा, उसका सुनिश्चयन जो है उस परिवार गोष्ठी में होता है। उसी परिवार गोष्ठी में प्रतिदिन होने वाले आय व्यय, क्योंकि संस्थान व्यवस्था में हर दिन जो है हमको व्यय करना रहता है, उसकी जो है सुनिश्चितता एक परिवार ने, हमारे भाई ने लेके रखी हुई है। उनके सामने हर सदस्य जो है उस व्यवस्था को देते हैं, उनको आय व्यय का लेखा ब्यौरा देते हैं, जिससे कि सबके बीच में जो है संस्थान में जो है पारदर्शिता बनी रहे। और इस तरह से हम वहाँ पर संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से परिवारों के बीच में सामंजस्य और निर्विरोधिता बनी रहे, इसको स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। इस क्रम में जब हम तीसरी सभा को देखते हैं, तीसरी व्यवस्था को देखते हैं, तो वहाँ पर जो 20 परिवार समूह हैं, 20 परिवार हैं, वो जो परिवार समूह हैं उनके बीच में प्रत्येक 15 दिन में, शुक्रवार के दिन जो है निर्धारित है, 15 दिन में शाम को जो है 5 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच का समय निर्धारित हुआ है, जिसमें परिवार समूह सभा, उसमें भी जो है प्रतिनिधित्व विधि से जो है हम आपस में हर परिवार पिछले 15 दिन में जो है किन गतिविधियों में कैसे जो है अपने को नियोजित किया, कैसे उनके अध्ययन क्रम चल रहे हैं, उसमें किस तरह की उपलब्धियां हुई, क्या हर्षोल्लास रहा। अगर जो है किसी का स्वास्थ्य जो है अप डाउन हुआ तो चूँकि वहाँ पर 2-2.5-3 किलोमीटर का जो है एरिया है, जो परिवार फैले हुए हैं, और सबकी जो है स्वयं हर परिवार की जो है आय व्यय के लिए अपना एक निश्चित उत्पादन क्रम है, इसमें व्यस्तता होती है। तो कैसे एक दूसरे को हम जान पाएंगे, कि उसकी जो है शेयरिंग होती है। यह जो है हर परिवार के बीच में जो है पूर्व निर्धारित रहता है, परिवार उसे जो है आयोजित करता है। वह बहुत सुविधा प्रधान नहीं रहता है, लेकिन मूल्य प्रधान रहता है, उसमें जो है संबंधों का निर्वाह हो पाए, इसको जो है विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और इस पूरी परिवार सभा को एक जो है सभ्यता संस्कृति के रूप में करना क्या है, रोज बैठना, हर सप्ताह, हर जो है 15 दिन में हमको बैठना है और एक दूसरे परिवार की क्या स्थिति गति है उससे हमें परिचित होना है। इस तरह से जब हम परिचित हो पाते हैं तो उस परिवार से जो है परिवार समूह की अपेक्षाएं नियंत्रित होती हैं। उस अपेक्षाएं जब नियंत्रित होती हैं, उस नियंत्रित अपेक्षा से परिवार जो भागीदारी कर पा रहा है, जिस स्थिति गति से परिवार भागीदारी कर पा रहा है, फलस्वरूप जो है निश्चित अपेक्षा के साथ में हम आपस में परिवार जो है पहचान पाते हैं कि हम जो है न्यायपूर्वक जी पा रहे हैं। इस ढंग से हम लोग जो है वहाँ परिवार सभा को चलाए हुए हैं। साथ में जो उत्पादन गतिविधियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से कृषि गौशाला को अपनाए हुए हैं। जैसे कि साधन भाई ने सुबह कहा था कि कृषि गौशाला करते हुए जो है ऐसा लगता है कि हम कम से कम अपराध कर रहे हैं। उस क्रम में ही जो है अधिकतर परिवारों ने जो है इसे अपनाया हुआ है। साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण, दुग्धोत्पाद और अनेक प्रकार के जो है उत्पादन जो है, जो अभी आप लोग स्टॉल लगेगा उसमें देख पाएंगे, और छोटी की तरफ से जो है तो उसको जो है करने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे कि हर परिवार का जो व्यय के लिए आय है वो सुनिश्चित हो सके। परिवार का व्यय के लिए आय का सुनिश्चित होना अर्थात उस परिवार में उत्पादन का सुनिश्चित होना ही स्थिर होना। हर परिवार हम सब प्रयोग कर रहे हैं लगातार वर्षों से, तो उत्पादन का स्थिर होना जो है हर परिवार के लिए आवश्यक है। जब उत्पादन स्थिर होता है तो उससे जो है आय स्थिर हो पाती है, और फलस्वरूप जो है हम
निश्चिततापूर्वक जो हम चल पाते हैं इस पूरे जो है अभियान के साथ में। तो एक दूसरे को परिवार जो है कैसे उत्पादन जो है स्थिर हो पाए, उसके लिए एक दूसरे के साथ में सहयोग, चाहे वो बीज की उपलब्धता हो, चाहे कृषि उपकरणों की उपलब्धता हो, या फिर जो परिवार में किसी तरह की जो सहयोगी की उपलब्धता की बात हो, हर स्थिति में जो है परिवार जो है एक दूसरे के साथ में न्यायपूर्वक प्रस्तुत होने के लिए जो है तैयार रहते हैं। और इस तरह से जो है हम वहाँ पर चल रहे हैं। तो वहाँ पर जो है 5 आयाम जो है, उसमें से मूल रूप से शिक्षा आयाम, शिक्षा संस्कार गतिविधियाँ, अभिभावक विद्यालय और चेतना विकास मूल्य शिक्षा केंद्र के रूप में, उत्पादन गतिविधियाँ, साथ ही जो है विनिमय गतिविधि के रूप में समृद्धि के नाम से रायपुर में एक सेंटर, और परिसर के पास ही जो है एक और विनिमय सेंटर। इस तरह से दो सेंटर वहाँ संचालित हैं। स्वास्थ्य के क्रम में जो है अम्बा दीदी वहाँ पर जो है हर 3 महीने में आती हैं, और उस बीच में जो भी जो है रोगी परिवार आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वहाँ जो संस्थान में परिवार हैं वो सब जो है मिलकर करते हैं। तो इस तरह से जो है हम पिछले 17 साल से जो संस्थान चल रहा है उसमें सभी परिवार जो है एक संतुलन बिंदु को पाना चाहते हैं, क्योंकि मूल रूप से अब हम लोग को ये लगने लगा है कि जीने के स्वरूप में संतुलन की पहचान, कि हमारे सभी आयामों में हम जितने आयाम में भागीदारी कर रहे हैं उसमें संतुलन कैसे स्थापित हो, ये महत्वपूर्ण बात लग रही है। जीने में जो है अब हमारे संतुलन को प्रमाणित होना, क्योंकि अब हमें लगता है अध्ययन विधि से, परिचय विधि से जितने लोगों का जुड़ना हुआ, जितने लोग तक जो है ये बात जो है ये अभियान पहुंचना हुआ, वो पहुंच ही रहा है। अब आगे जो है गति केवल और केवल जो है जीने के प्रमाण को देखते हुए जो है बढ़ सकती है, ऐसा हम लेके चल रहे हैं। और इस तरह से जो है हम वहाँ पर जो है व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं। अंत में मैं अछोटी हिंगना परिवार सभा का आभार व्यक्त करते हुए कि मुझे प्रस्तुति के लिए अवसर मिला, इस सब के लिए जो है पूरी सभा को धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। श्रद्धेय बाबा जी को श्रद्धेय जी बाबा जी को नमन करते हुए आप सबों को मेरा प्रणाम। बलवंत भाई जी ने जैसा बताया कि बिजनौर संस्थान सबसे प्रथम स्थापना उस संस्थान की हुई स्वराज परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के क्रम में श्रद्धेय यशपाल सत्य जी की प्रेरणा से और श्री रण सिंह भाई भैया जी के दोनों लोग के प्रेरणा से वो संस्थान इस क्रम में शुरू हुआ था, स्वराज व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कि कैसे उस स्वराज व्यवस्था को स्थापित किया जाए। संस्थान में क्या गतिविधि चल रही हैं और उनके में क्या हम लोग कर रहे हैं, वो सबको कल जब अलग अलग प्रस्तुतियाँ होंगी, अलग अलग जो इंस्टॉल लगेगा उसमें हम लोग देख पाएंगे। चूँकि समय का भी अभाव है और जो अंत में होता है दबाव उसी पे आ जाता है। तो मैं जब साथ में जीने के प्रयोग करने जाते हैं तो जिन बातों पे मेरा ध्यान गया है मैं उन बातों को एक बार बस ध्यान दिलाऊंगा और वर्षा दीदी को इस पूरी बात को कंक्लूड करने के लिए समय दे दूंगा। तो जिस परिवार में हम पैदा होते हैं, जब वहाँ पे जी रहे होते हैं तो एक बात ये होती है कि करके सीखना है और सीख के समझ के जीना है। उसमें गलती का भी बहुत सारा स्कोप रहता है और करते भी रहते हैं। जब ऐसे परिवार के साथ जीना होता है जहाँ पे सब लोग एक लक्ष्य के लिए इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग
परिवारों से शरीर यात्रा को शुरू किया है और एक जगह पे आके साथ में रहने के प्रयोग को कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ समझ कर जीने के क्या प्रयास चल रहा है। तो वो समझ अगर केंद्र में है और उस समझ के आधार पे संबंध केंद्र में है, तो चीज़ें मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान है उस परिवार में जीना जहाँ पे हमने शरीर शुरू किया था। वहाँ से आसान है जब आप किसी ऐसे परिवार में जीने का शुरू करते हैं जहाँ पे और भी लोग उस एक लक्ष्य के लिए लगे हुए हों। वैसे परिवार में जीते समय जो एक बात मुझे ध्यान आती है वो ये कि सब लोग जहाँ से शुरू किए हैं अपना उनका एक संस्कार है। मैं जहाँ से शुरू किया मेरा संस्कार है, बाकी जो लोग मेरे साथ वहाँ पे रह रहे हैं उनका अपना संस्कार है, और सब लोग अपने संस्कार से ही लड़ रहे हैं, अपने संस्कारों में ही परिमार्जन का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो दूसरों को हम उस संस्कार में परिमार्जन करने का अवसर दे पाएँ, इस स्वीकृति के साथ ही ज़्यादातर मुझे लगता है कि एक साथ रहने का निर्णय होता है सब लोगों का। उसमें जो एक बात बार बार छूट जाती है वो मुझे ये लगता है कि जब भी हमारा जीना है, उस जीने में हमारे जो व्यवहार है उस व्यवहार को तय होने में मेरी समझ काम कर रही है, या वो घटना काम कर रही है जो उस समय घटी है, या दूसरे का व्यवहार काम कर रहा है। तो दूसरों के व्यवहार के आधार पे जब मैं अपने व्यवहार को देखने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तृप्त नहीं होता हूँ। जब मैं अपने समझ के आधार पे अपने व्यवहार को कर पाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अंदर से अपने आप को तृप्त सुखी महसूस कर पाता हूँ। लेकिन जब साथ में जीने जाते हैं तो ये बात कहीं छूट जाती है और हमारे जीने में कहीं ना कहीं चूक होने लगती है, क्योंकि दूसरे का व्यवहार हमारे व्यवहार पे प्रभाव डालने लगता है, कोई घटना हमारे व्यवहार पे प्रभाव डालने लगती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब इस जीने के प्रयोग को करने जाते हैं तो जीना और आसान हो जाता है। और अगर एक बात ध्यान में हो कि जो समझदार है जिम्मेदारी उसी की है, तो जो जिसकी समझ कुछ कम है उसको गलती करने का उसके पास स्कोप ज़्यादा है और वो गलती कर सकता है। इसलिए जो समझदार है उसकी जिम्मेदारी है कि उस गलती को दोष न देते हुए वो कैसे सही कर पाए उसके लिए उसका सहयोग कर पाए। उस सहयोग को करने में जब हम कर पाते हैं दूसरों का, या दूसरों से जब हम इस सहयोग को ले पाते हैं और उसके प्रति कृतज्ञ हो पाते हैं, तो मुझे लगता है कि संबंध में जीना आसान हो जाता है। और जब भी हम ऐसा जी रहे होते हैं तो अपने में एक सुख महसूस होता है। एक बात जो मुझे बार बार ध्यान में आती है कि कोई गलती करता नहीं है और गलती करना तो बिल्कुल नहीं चाहता है। होता केवल इतना है कि वो गलती को सही मान लिया इसलिए उसको किया जा रहा है। तो जो उस सही को देख पा रहा है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा समझदार है, और जो ज़्यादा समझदार है वो उसको गुस्सा करेगा या उसको उपदेश देगा या उसको आदेश देगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। वो उसका सहयोग ही करेगा, एक ही उपाय बचता है। तो इस तरह से जब हम जीने जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो प्रयोग जो एक साथ जीने का प्रयोग है, संबंध पूर्वक जो जीने का प्रयोग है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। अपने जो भी समस्या है वो बाहर चूँकि देखने का एक अभ्यास रहता है, इसलिए कई सारी बातें, कई सारी घटनाएं अपने को बहुत सारा प्रभाव डालते रहती हैं। जब उसको अपने में देखने जाते हैं तो मुझे लगता है कि अपनी स्थिरता नहीं होने के कारण ही गलतियां अपने से होती हैं। अपने में अगर स्थिरता हो जाए तो गलतियां नहीं होती हैं। तो उस स्थिरता को बनाए रखते हुए हम दूसरों के साथ ठीक व्यवहार को कर पाएँ, और दूसरे जो व्यवहार को कर रहे हैं उसका हम ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाएँ। क्योंकि कई बार हम मूल्यांकन ठीक नहीं कर पाते हैं दूसरे को व्यवहार का, तो भी हमको उसके बारे जो आकलन होता है वो ठीक नहीं होता है। तो उनका ठीक आकलन, हम उनका मूल्यांकन कर पाएँ, और हमारा जो व्यवहार है अगर वो हम सही समझ के आधार पे कर रहे हैं तो दूसरों से उसके ये प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही व्यवहार किया हूँ कि नहीं। मुझे लगता है कि मैं जब सही जी रहा हूँ तो दूसरे अगर उसका मूल्यांकन सही कर पाएंगे तो देख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि देर में देखें। तो दूसरे ये कह दें कि मैं सही कर रहा हूँ इसलिए मैं सही करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे उसको देख पाएंगे, हो सकता है देर में देखें। तो इतना स्कोप जब दूसरों को हम देख के जीने जाते हैं तो ये जो जीने का, दूसरों के साथ जीने का जो प्रयोग है वो ज़्यादा सटीक होता है। एक बात और अंत में बस कहते हुए कि जब इस तरह के अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों के साथ जब जीने जाते हैं तो ज़्यादातर समस्या दूसरों के साथ नहीं होती। समस्या जो है वो अपने साथ होती है, या अपने साथ जो लोग गए उनके साथ होती है। जैसे
मैं जब कहीं रहने गया किसी संस्थान में या किसी परिवार के साथ, तो मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी ऐसा जब जाते हैं तो आपस का अगर तालमेल ठीक नहीं है तो मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट बाहर ज़्यादा जाता है। तो अपना तालमेल को ठीक करते हुए, दूसरों को सही जीने का अवसर देते हुए, उनकी गलतियों को स्वीकारते हुए, उनको सही की दिशा देने में सहयोग करते हुए जब उनके साथ जीने जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आसान होगा और उसमें हम जी के खुद भी तृप्त महसूस करते हैं अपने आप में, और दूसरे भी उस हमारे साथ जी के उनको लगता है कि जीना सुखद रहा। तो बस इतनी बात को करते हुए मैं आप सबको बिजनौर संस्थान परिवार में आमंत्रण देते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया। समय हो गया समाप्त। मुझे 15 मिनट मिलने वाले थे लेकिन समाप्त हो 5:40 जलपान का समय है। लेकिन आप लोगों की अनुमति हो तो मैं बोलूं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने भावों को व्यक्त करूं, और जैसे बाबा जी ने बोला है अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, तो ऐसा मन में आया कि हमारे जो विचार है वो तो बड़े खंडित है ना, हमारी सोच बड़ी खंडित है। तो ये अखंड समाज कैसे बनेगा, ये प्रश्न आया मन में कि इतनी छोटी सोच से इतना बड़ा समाज कैसे स्थापित होगा। इसके लिए मैं क्या करूं कि मेरी सोच भी ऐसी हो जाए कि मैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को देख पाऊं या स्थापित कर पाऊं। इसमें मैंने बाबा जी के आचरण को देखा, बहुत ध्यान से देखा। एक तो क्या ये आचरण कि वो सारे मानव को अपना लेते थे। हम जैसे मानव जो 20-25 साल पहले भी गए, जिन्हें कुछ समझ नहीं थी और दर्शन को समझने की भी जिज्ञासा इतनी नहीं बनी थी, हमें भी अपनाया। तो ऐसा व्यक्तित्व जो सारे मानव जाति को अपना ले, जिसके लिए सारे मानव एक समान हो, तो मेरी सोच भी कैसे बने इसमें। ये विचार आया कि अपनी ऐसी विचार बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। उनके आचरण को देखा मैंने, फिर मैंने बुआ जी के आचरण को देखा। एक ममतामयी माँ के रूप में वो सारे लोगों को अपना लेती, सारे लोगों को अपने हाथ से प्यार से भोजन बना के खिलाती। तो जब परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की बात आई या हमको दो परिवारों के बीच में जीने की बात आती है, तो क्या हम एक दूसरे को स्वीकार लेते हैं? क्या हम पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे को अच्छे से स्वीकार के जी पा रहे हैं क्या? ये प्रश्न बना। हमारी इतनी छोटी सोच, हम इतने अपने पराये में जी रहे हैं, हम दूसरे बच्चे को अपना नहीं पा रहे हैं, अपना बच्चा, मेरा पति, लेकिन जब हम उनके साथ जीते तो भी वो अपने नज़र नहीं आते हैं। तो हम अपनी सोच को कैसे बदलें? ये अम्बा बुआ और बाबा जी का आचरण देखकर, उनको जीता हुआ साक्षात देखकर ये विचार आया कि क्यों ना हम भी ऐसे परिवारों को जोड़ें और जो एक हो जाएं, जैसे वो स्वीकारते हैं उसी आचरण के अनुरूप मैं भी जी पाऊँ। ऐसा सोच के 2010 में इंदौर में हमने एक ज़मीन खरीदी, उसमें हम जीने लगे। उसमें हमारी जो दीदियों का परिवार है उनके साथ जीने का अभ्यास हुआ, वो पहले से ही हो रहा था, उसमें काफ़ी सफलता मिली। और उसके बाद एक परिवार और जुड़ा, वानखेड़े परिवार, नीलू दीदी परिवार, रामेंद्र भैया परिवार। तो इसमें हमने देखा कि अपनी जो प्रवृत्तियां हैं, जब हम साथ में जीते हैं तो कितनी छोटी छोटी प्रवृत्तियां हैं, हम कितना अपना पराये में जीते हैं, कितना संग्रह के भाव में जी रहे हैं या क्या जी रहे हैं, ये सब अपने में शोध हुआ। उन सब प्रवृत्तियों को हम निकालेंगे, उन सब प्रवृत्तियों को हम निकालेंगे तभी हम में संस्कार का उदय होगा। तो हमने ये तय किया कि कोई भी परिवार जुड़े, हम एक ही किचन रखेंगे
उससे क्या होता है कि हम रात दिन कम से कम साथ में तो जिएंगे और उसमें एकदम पता चलेगा कि क्या है, किसके मन में क्या है। नहीं तो अपना अपना बनाया, अपना अपना खाया, अपने अपने कमरे में। यदि किसी को नहीं चल रहा है, वो तो अभी भी करते आ रहे हैं। तो एक दूसरे को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग मिलते कहाँ हैं? भोजनालय में, खाने की सब मतलब किचन में या खाने की जगह पे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक ही किचन करें। फिर ये देखा अपन तो रुचि मूलक जी रहे हैं, प्रिय हित लाभ में जी रहे हैं, तो इस प्रवृत्ति का परिमार्जन कैसे हो? यदि इतने सारे लोग आएंगे, उनकी भी तो रुचियां होंगी, वो भी अपनी रुचियों में जिएंगे। तो हमने कहा हम न्याय के साथ जिएंगे। किचन में वही बनेगा जो हमारे सबके शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। तो इस तरह से ये एक एजुकेशन का मुद्दा बन गया और हम सब लोग अभी उसी अपनी प्रवृत्तियों को शोध कर रहे हैं और कैसे हम संस्कारों में परिमार्जन, संस्कारों को अपने में स्थापित करें और प्रवृत्तियों का परिमार्जन हो, इसमें हम हर महिला हर पुरुष अपने पे शोध कर रहे हैं। इसके साथ देखा बाबा जी ने कहा बेटा साथ में तो हो गए हो, लेकिन व्यवहार प्रमाण दिखाओ। मैंने बाबा जी से खुशी खुशी कहा बाबा जी हम 4 परिवार साथ में रहते हैं। तो बोले कौन सी बड़ी बात है इसमें, व्यवहार प्रमाण बताओ तो जाने। मैंने कहा बाबा जी व्यवहार प्रमाण क्या है? फिर न्याय पढ़ने में आया। अरे न्याय तो बहुत बड़ी बात है। एक तो जो भी व्यक्ति मुझे मिल रहा है, मेरे साथ जीने के लिए आ रहा है, उसके प्रति मेरे में कृतज्ञता का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो तो मेरी पूर्णता के अर्थ में जोड़ रहा है। यानी मैं उसके साथ जी पाऊँ, वो मेरे पास आ रहा है, मैं पूर्ण हो पाऊँ, इसके लिए वो आ रहा है। तो कृतज्ञता का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं सौम्य हो पा रही हूँ कि नहीं हो पा रही? तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को देखकर अपने में शोध करना और उसमें अभ्यास करना। फिर ये दिखा कि हम साथ में जी रहे हैं, पूर्णता के अर्थ में जी रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक हुआ कि नहीं हुआ, हमारा प्रयोजन एक हुआ कि नहीं हुआ, हर भाई बहन का प्रयोजन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ, ये भी प्रश्न है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए अध्ययन और अभ्यास को और बढ़ाया जाए। जितना भी अध्ययन वहाँ चल रहा है उसमें सारे भाई बहन अभी भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, मैं भी बैठती हूँ, सारे भाई बहन बैठते हैं। तो इस क्रम में हमने ये देखा कि सबका प्रयोजन एक होना चाहिए, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। प्रयोजन एक हो रहा है, हम सब साथ में निर्विरोध हो रहे हैं। निर्विरोधिता का मतलब हम आपस में जीते हैं। अपनी कुछ प्रवृत्तियां आड़े आती हैं, कुछ रुचियां आड़े आती हैं, तो हम क्या न्याय को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? तो ये दिख रहा है कि हम आपस में कम से कम पारदर्शिता से संवाद कर पा रहे हैं। शाम को जो गोष्ठी होती है उसमें सब लोग अपनी पारदर्शिता से गोष्ठी में बातचीत रख पाते हैं। महिलाओं की गोष्ठी होती है उसमें पारदर्शिता से अपनी बात रख पाते हैं। यदि किसी को कुछ रुचि मूलक प्रॉब्लम है, किसी का आहार ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो अपनी बात रख पाते हैं। अभी 70 लोगों का खाना एक ही किचन में बिना नौकर व्यवस्था के बन पा रहा है। हम सब मिलके बना रहे हैं, जिसमें भाई बहन दोनों मिलकर साथ में बना रहे हैं, जिससे नर नारी में समानता की भी बात प्रमाणित हो रही है। उसके साथ हमने ये देखा कि जो दूसरे परिवार की बहनें हैं वो दूसरे परिवार के बच्चों को स्वीकार कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, या मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही। तो फिर ये दिखा कि अपने पराये से मुक्ति वहाँ पर हो रही है। अभी आप जाएंगे तो पता नहीं कर पाएंगे कि किसका बच्चा कौन सा बच्चा किस माँ का है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, अपने पराये से मुक्ति। क्योंकि जब हम मूल्यों में जिएंगे तो मूल्यों में जीने के लिए हमें पुरानी प्रवृत्तियों को स्वाहा करना पड़ेगा, हमारी घटिया सोच को स्वाहा करना पड़ेगा। हमें एक बड़ी सोच, बड़ी दृष्टि का उदय करना होगा। हमें न्याय धर्म सत्य की दृष्टि का उदय करना होगा। तो इस तरीके से हमने फिर ये देखा कि कैसे जो बच्चे हैं, वहाँ 30 बच्चे रहते हैं, 30 बच्चे कैसे आगे बढ़ पाए। समय हो तो मुझे बता दें, कैसे बच्चे आगे बढ़ पाए, परंपरा में कैसे आ पाए। ये जो हम जी रहे हैं वो परंपरा में कैसे आ जाए, उसके लिए पूरा जो संस्थान है उसे हमने अध्ययन केंद्र बना दिया। वो ऐसे बना दिया है कि जो किचन में काम होगा वो भी एजुकेशन के साथ होगा,
सारे बच्चे वहाँ आएंगे, वो सीखेंगे। हर जो माँ होगी वो एक अभिभावक के रूप में भी होगी और अध्यापिका के रूप में भी होगी। उसी को ध्यान में रख के शिष्टतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा और जिया जाएगा। गौशाला है, गौशाला में भी 100 पशु हैं, वो सारा नौकर मुक्त है। सारे बच्चे और बड़े मिलकर उस गौशाला को चला रहे हैं, वो उत्पादन हो रहा है। वहाँ पर भी पूरा एक एजुकेशन का सिस्टम खड़ा कर दिया है। गाय कैसे स्वस्थ रहेंगी, गायों का क्या उपचार होगा, क्या आहार होगा, क्या दूध की क्वालिटी होगी, कैसे उनको और उनका संरक्षण होगा, उनकी ब्रीड को बढ़ाया जाएगा, ये सारा एजुकेशन का मुद्दा हो गया है वहाँ पर। वैसे ही हमने खेती को भी नौकर मुक्त कर दिया है। खेती में भी हम एजुकेशन के रूप में उतरेंगे। कैसी ज़मीन होना चाहिए, उसमें उर्वरकता कैसे बढ़ेगी, उसमें कैसे बीजों का रोपण होगा, उससे कैसे उत्पादन होगा, मौसम का, ये पूरी ज्योग्राफी, मैथ्स और सब उसमें आ गया। तो इस तरह वो पूरा संस्थान हम जीते जागते मॉडल के रूप में रहेंगे और हमारा हर बच्चा हमारे आचरण को देख रहा है, हमें कैसे न्यायपूर्वक जीना है और कैसे हम न्याय के साथ जी पाए और हमारा बच्चे में वो संस्कार डेवलप हो पाए ताकि एक परंपरा बन पाए। इस पे हम लोग अध्ययन और शोध और अभ्यास कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारी बातें मैंने लिखी थी, लेकिन चूंकि समय कम है तो मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आपको। दूसरी बात ये दिखती है कि जो भी परिवार वहाँ है, नए परिवार आते हैं, उनका सहर्ष ही वो उसको स्वीकार कर पाते हैं। इतनी सुंदर तरीके से वो लोग एक दूसरे को स्वीकार कर पा रहे हैं। उनके साथ न्याय करने के लिए, न्याय की देखिए परिभाषा एक अलग बात होती है, लेकिन उसको जीने में वो मूल्यों को देखना और जीना और प्रमाणित करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारे परिवार जो हमारे हैं, इसीलिए मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि वो यदि इस तरह से नहीं करते तो शायद ये कारवां और नहीं बढ़ता। अभी वहाँ 18 परिवार रह रहे हैं और अभी अप्रैल तक 4 परिवार और आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा पूरा संस्थान में 22 परिवार एक साथ रहेगा, एक साथ खाना बनेगा, एक साथ अध्ययन का केंद्र बनेगा, है ना। तो इस तरीके से मैं सारे मेरे इंदौर के जो भी परिवार वहाँ रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी बहुत तहे दिल से कृतज्ञ हूँ। और हम लोग न्याय को प्रमाणित करने के लिए जो बाबा जी ने परिभाषा बताई है कि संबंधों की पहचान, पूर्णता के अर्थ में अपने को पहचानो, फिर सम्मान, विश्वास और स्नेह को हर व्यक्ति में हमको अपने में प्रमाणित करना है कि उस हर व्यक्ति के साथ जीते हुए हम ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, मिनिमम विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए हम सब ने ये तय किया है कि हम हर बहन का सहयोगी होंगे, सहकारी होंगे और सहभागी होंगे, शिकायत से मुक्त होंगे। शिकायत करना ही नहीं है, और यदि किसी को किसी से समस्या है तो उसके साथ बैठ के निर्विरोधिता पूर्वक बातचीत होती है। वो यदि बातचीत करने में संकुचित होते हैं तो वो एक और बहन का सहयोग लेके वो आपस में बातचीत होती है, या भाई में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और चुनौती तो मुझे इसमें कुछ नहीं लगती है, बस हमको श्रम का थोड़ा कम अभ्यास है, ये एक चुनौती है। क्योंकि जो अभी हमारी शिक्षा में मिला है उसमें श्रम को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। तो ये, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं सब ने विद्यालय से टाटा बाय बाय कर दिया है। अब वो पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे जो हमारी मानव तीर्थ में बन रही है, और उसी में पढ़ेंगे, और मुझे लगता है उनको दाखला मिल जाएगा। तो इस तरह ये 3, और अभी हमारे संस्थान में बुजुर्ग लोग भी, सबके माता पिता भी आ रहे हैं, कम से कम 8 माता पिता आ चुके हैं, और इस तरह से 4 पीढ़ी वहाँ साथ में रह रही है, और सब बच्चे भी सेवा भाव से वहाँ सेवा कर रहे हैं। और हम, बाबा जी ने कहा था बेटा अपने संस्थान में सेवा भाव जोड़ दो, तो मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया था। मुझे अब समझ में आ रहा है कि सेवा भाव क्या होता है, और वो हम सब मिलके बहनें एक दूसरे के लिए कितनी सेवा कर रही हैं और कितना बढ़िया सहयोग कर रही हैं। ये बहुत सुंदर बात दिखती है। यस, तो धन्यवाद। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आप जलपान के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।